अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको आज ज़मीन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ज़मीन की एक ऐसी तह जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है और जो बारिश बरसाने में एक अहम रोल प्ले करती है, तो उसको हम देखना चाहेंगे। आए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद फिर हाथ के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि आर्टिफिशियल जलजला कैसे पैदा किया जा सकता है और आर्टिफिशियल बारिशें कैसे बरसाई जा सकती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, हमारे पास फर्ज कर लें ज़मीन है, तो अर्थ अर्थ के कोई 50 किलोमीटर ऊपर, ये 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ऊपर ये तय शुरू होती है। इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर। मैंने यहाँ पे दो एंटीना बनाया, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। असल में ये करते क्या है कि ये रेडिएशन छोड़ते हैं और ये स्फेयर जो है ये इन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो हमारी जितनी भी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन होती है पूरी दुनिया में, वो असल में आइनोस्फेयर के जरिए ही होती है। और ये 400 किलोमीटर तक होता है, 60 से लेकर, तो यहां आप कह सकते हैं कि ये 400 किलोमीटर तक की जो तय है जमीन की सरफेस से 60 मीटर से ऊपर और 400 किलोमीटर तक ये आइनोस्फेयर है। और आइनोस्फेयर ही जो है अहम रोल प्ले करती हैं रेडिएशंस को ट्रांसमिट करने में और रिफ्लेक्ट करने में और अपना कम्युनिकेशन के निजाम में। इससे ऊपर सारी आउटर स्पेस आ जाती है, इससे आगे आउटर स्पेस शुरू हो जाता है हमारा। ठीक है जी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बड़ी अहम है, रेडिएशन में मैंने बना के दिखाई कि ये रेडिएशन को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने में और कम्युनिकेशन में इसका एक अहम रोल है। अब थोड़ा सा आपको हार्प के बारे में बताते हैं। हार्प प्रोजेक्ट जो है वो 1990 की दहाई में नेवाडा में शुरू किया गया, लेकिन क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन थी इसकी और इसको समझा ये जाता था कि इसको बनाया, अमेरिका का ये कहना था कि इसको बनाया इसलिए गया है कि हम इससे मौसम कंट्रोल कर सके, ताकि दुनिया में जहां बारिशें ना हो, बारिशें बरसा के फसलें उगाई जा सके। लेकिन बाद इसके बहुत ज्यादा नुकसान हुए। नॉर्थ कैरिबियन अमेरिकन और नॉर्थ कैरिबियन प्लेट को इसने हिलाया, इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज ने, और बड़ा जबरदस्त जलजला आया। 2006 का जो फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, इसी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए माइंड कंट्रोल भी किए जा सकते हैं, ये भी कहा जाता है। तो 2014 में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो एहतजाज हुआ अमेरिका में और इसको बंद कर दिया गया। इसके स्पेशल टाइप ऑफ एंटीना है जो हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी कितनी वो जनरेट कर सकते हैं, ये तकरीबन हर 7.5 सेकंड में 7.5 सेकंड में एक हाई फ्रीक्वेंसी बर्स्ट छोड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। और इससे आप 2.2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक की हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। और इससे कोई जो है आप ये कह सकते हैं कि हम 3.6 मेगाहर्ट्ज 3.6 मेगावाट की पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें करती क्या है और ये क्यों जरूरी हुई और इन्होंने क्या किया। असल में होता ये है कि यहाँ पे कोई भी आइनोस्फेयर का बर्स्ट छोड़ा जाता है। आइनोस्फेयर में यहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है और उसके साथ आइन भी उठते हैं, और पूरी क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, गर्म हवा हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। तो तमाम पूरी दुनिया से जो एटमॉस्फेयर से इस तरफ हवाएं तेज चलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल 2013 में ओक्लाहोमा का टर्नेडो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, वो भी इसी के जरिए पैदा किया गया था। वो इतना बड़ा टर्नेडो था कि उसने अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी उड़ा के रख दिया था। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें अब इसमें होता क्या है, अब कुछ लेंसेज और कुछ रेडिएशंस के जरिए किया ये जाता है कि जब ये आइनोस्फीयर में इनको छोड़ा जाता है, एक तो ये आर्टिफिशियल बारिशें बरसा देती हैं, क्योंकि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, नमी के किसी भी नमी के मुकाम पे जाके वो हवाएं, वो बादल जो इसके साथ उठते हैं, वो बारिशें बरसाते हैं। और ये मुसलसल 7-7 दिन तक बारिशें हो सकती हैं। और उस मुल्क में जहां ये चाहे, हार्प वाले जहां चाहे उस मुल्क में ये 7-7 दिन तक मुसलसल बारिश बरसा सकते हैं और मुसलसल बारिशें फ्लड पैदा कर देंगी। अच्छा, अब जलजले को समझ लेते हैं कि जलजला कैसे आता है। ये मखसूस एंटीना और मखसूस टाइप ऑफ लेंसेज के जरिए, ठीक है, ये बात याद रखिए कि ये करते क्या है। ये एक कोन की शक्ल में ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जमीन के किसी भी एक खास हिस्से में प्रोजेक्ट करते हैं कुछ वक्त के लिए।
जब ये खास रेडिएशंस यहाँ पहुंचती हैं तो ये जमीन के इस मखसूस हिस्से को, जो भी ये मुल्क है, इस मखसूस हिस्से को रेजोनेट, एक खास तय को रेजोनेट करना शुरू कर देगा। जब ये रेजोनेट होगा, ये हिस्सा जब यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी, और जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी तो उस मुल्क में या उस मखसूस जगह पे जल्जला आना शुरू हो जाएगा। और तुर्की के जल्जले के लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये इन्होंने ही क्रिएट किया था, और बिल्कुल इसको हाई फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है कि ये ऐसा कर सकती है। और तुर्की के अलावा जो है टर्नेडो, मैंने आपको बताया कि ये पैदा कर सकती है। और इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन की प्लेट पे 7.0 रेक्टर स्केल पर जल्जला आया था, वो ये भी कहा जाता है कि इसी ने क्रिएट किया था, बिल्कुल इसी तरह। और ये भी कहा जाता है कि ये 6 से लेके 7.9 रेक्टर स्केल का जल्जला पैदा कर सकती है। तो अब इसको 2014 में कहने को तो अमेरिका ने बंद कर दिया था, लेकिन फिर इसको अलास्का में शिफ्ट किया और अब खुफिया तौर पर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर चलाया जा रहा है, और इसको एक हथियार के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं क्योंकि 2013 में मुआहिदा लोजान खत्म हो गया, जिसके तहत यूरोप की तिजारत जो तुर्की के जरिए होती है, अब तुर्की उसका टैक्स लेने का मिजाज होगा। इसके अलावा जो है सऊदीया के साथ मुआहिदा लोजान जो खत्म हुआ है उसके इफेक्ट आएंगे, और यहूदी उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जल्जले का सेंटर बताया जाता है तुर्की का, उससे तुर्की से इसराइल भी बहुत करीब है, लेकिन इसराइल तो जरा भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और जो है ये अपना शाम और तुर्की इतने शदीद इफेक्ट हुए हैं कि इनमें तबाही मच गई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।